नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। 21 साल के उत्तराखंड को आज 11वां मुख्यमंत्री मिल गया है। देहरादून में राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ 11 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये सभी मंत्री पिछली तीरथ सिंह रावत सरकार में भी मंत्री थे, यानी इनमें कोई भी नया चेहरा नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदले हैं। मंत्री बनने वालों में सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल, हरक सिंह रावत जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, जो पुष्कर धामी जैसे युवा को मंत्री बनाए जाने से पहले नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान के इशारे पर सब नई सरकार में मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 21वें साल में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम देहरादून के राजभवन में आयोजित सादे समारोह में 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली। खास बात यह है कि ये सभी वो मंत्री हैं जो पिछली सरकार में भी शामिल थे। इनमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल जैसे दिग्गज भी शामिल हैं, जो पहले धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे थे। इस बार अलग सिर्फ ये हुआ कि सभी को कैबिनेट दर्जा दे दिया गया। शपथ लेने के बाद धामी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी चार धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। चुनावों से ठीक पहले एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी एक सामान्य कुमाऊनी परिवार से हैं। मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके कनाली छीना में पैदा हुए धामी ने लखनऊ में छात्र राजनीति से अपने सियासी जीवन की शुरुआत की। उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तेज तरार छात्र नेता रहे। एमए और एलएलबी कर चुके पुष्कर धामी ने सत्ता के खेल को तब और करीब से समझना शुरू किया जब अलग उत्तराखंड बनने के बाद वो राज्य की पहली सरकार में मंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी बने। तब से ही कोश्यारी की राजनीतिक विरासत पर उनकी दावेदारी शुरू हो गई। कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार के दौरान पुष्कर धामी विपक्षी बीजेपी के प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2012 से वो 2 बार खटीमा से विधायक चुनकर आ चुके हैं। स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहने के साथ वो अपने इलाके की जनता के साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए जाने जाते हैं। 45 साल के धामी प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठता क्रम में काफी नीचे आते हैं, लेकिन आलाकमान ने अपने पिटारे से अचानक उनका नाम निकालकर उत्तराखंड की राजनीति में दशकों से जमे जमाए सूरमाओं को हिलाकर रख दिया। बीजेपी आलाकमान का संदेश साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। मुझे आशा है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी और उत्तराखंड का विकास नए आयाम को छुएगा। तो बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राज्य में अब युवाओं को कमान दे रही है।
उत्तराखंड बीजेपी के कोश्यारी खेमे से आए पुष्कर धामी राज्य के ठाकुर ब्राह्मण और गढ़वाल कुमाऊं समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब ये उन पर है कि वो अपने बयानों और कामों से आगे का रास्ता कितना आसान बना पाते हैं। उन पर विरोधियों की बारीक नजर है। यही वजह है कि अखंड भारत के मुद्दे पर 6 साल पहले किए उनके ट्वीट को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें भारत की सीमा से लद्दाख का हिस्सा गायब है। तो ऐसे हालात में पुष्कर धामी के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। अफसरशाही से त्रस्त राज्य की व्यवस्था को पटरी पर लाने और 8 महीने में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी को फिर से जीत दिलाने की जिम्मेदारी। देहरादून से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर अपने हमले तेज किए हैं। फ्रांस सरकार ने सौदे की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इसके लिए जज की नियुक्ति भी हो चुकी है। पहले से ही इस मुद्दे को उठाती आ रही कांग्रेस ने अब भारत में भी इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की है। और अब ये एक नया वापस से रफाल मुद्दा जो है वो जाग उठा है। इसके ऊपर सियासत पहले भी बहुत हुई है, बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन एक मौका दोबारा फ्रांस में जांच शुरू होने के बाद एक और मौका मिला है यहां पर इसके इर्द गिर्द सियासत तेज होने की। राफेल सौदे की जांच का मुद्दा सुप्रीम। फ्रांस से लड़ाकू विमान रफाल के सौदे की जांच की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि राफाल सौदे की जेपीसी से जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल पूछे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके जवाब की चुनौती दी है। आप हमें बताइए कि 126 विमान खरीदने थे, उनको घटाकर 36 क्यों किया गया? 570 करोड़ रुपए का एक विमान होना था, आपने 1670 करोड़ क्यों खर्च किए उस एक विमान पर? आप ये बताइए कि जो एग्रीमेंट थी उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, जो यूपीए के वक्त भी था, आपके रक्षा मंत्रालय ने भी रखने की चेष्टा की, आपने क्यों हटवा दिया? आप ये बताइए कि जो क्लॉज था जिसमें मिडिल मैन नहीं होने चाहिए थे, वो क्लॉज क्यों हटा दिया? आप यह बताइए कि HAL जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान में बनने थे, यहाँ रोजगार मिलता, वो आपने क्यों हटा दिया एग्रीमेंट से और आपने एक प्राइवेट पार्टी को ले आए, ऑफसेट पार्टी? ये तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर चाहिए। फ्रांस में इस सौदे की जांच के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि जिस देश में इस सौदे से लाभ कमाया गया, वहां जब जांच हो रही है तो भारत में जांच क्यों नहीं हो सकती, जिसने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, 2 देश थे, एक फ्रांस एक हिंदुस्तान। फ्रांस जिसको कि राफेल डील से लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है और आरोप है कि ज्यादा लाभ हो गया, उसने तो जांच बैठा ली। जिस देश को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को, उसने जांच नहीं बैठाई। अब ये सवाल तो जायज है या नहीं, आप बताइए। बीजेपी राफेल पर कांग्रेस के हल्ले को बेतुका बताती रही है। वो सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी के आरोप से इनकार करती है और जांच की कोई जरूरत नहीं मानती। राफेल डील वाज ओपन डील, इट वाज ए रफाल सौदे में सब कुछ सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या नियमों के उल्लंघन को नहीं पाया। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाना ये दिखाता है कि उनके पास नरेंद्र मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। राफेल सौदे की जांच का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन इसे जांच के योग्य नहीं माना गया। 2019 के चुनाव में भी ये मुद्दा विपक्ष के काम नहीं आया, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस सौदे में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, मोदी सरकार को देर सवेर उसकी जद में आना होगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 22 जुलाई से रोज संसद के बाहर किसान प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने विपक्ष को भी संसद में कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने की चेतावनी दी है और उनके मुताबिक उन्हें कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है।
वसूली के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल अनिल देशमुख को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि वो 2 बार जाना टाल चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। उन्होंने गिरफ्तारी जैसी किसी भी बाध्यकारी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। और जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में 27 और 28 जून की दरमियानी रात को हुए ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसी चौकस है और इसके ही चलते श्रीनगर में ड्रोन्स पर पाबंदी लगा दी गई है। श्रीनगर के डीएम ने आदेश जारी कर कहा है कि सुरक्षा कारणों से श्रीनगर में अब ड्रोन न तो रखे जा सकेंगे और न ही खरीदे और बेचे जा सकेंगे। डीएम ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के पास ड्रोन हैं वो उन्हें जल्द से जल्द करीब के थाने में जमा करा दें। और लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी में आज बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की एक निर्माणाधीन इमारत गिरा दी गई है। इमारत के गिरते वक्त इसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई एक मशीन का ड्राइवर इसकी चपेट में आ गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एनडीटीवी से कहा कि पुरातत्व विभाग के तहत आने वाली किसी भी पुरातात्विक इमारत से 300 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण हो सकता है, लेकिन ये लखनऊ की एक ऐतिहासिक इमारत रेजिडेंसी से सिर्फ 123 मीटर दूर थी। इसे पिछले काफी समय से नोटिस दिए जा रहे थे। इस संबंध में दाऊद अहमद की याचिका खारिज होने के बाद इसे गिराने का आदेश दिया गया। कोरोना के दौर में लोगों के स्वास्थ्य के अलावा उनकी आर्थिक हालत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं और तंगी से लोग जूझ रहे हैं। एक ऐसे ही ट्रैवल एजेंट की ये कहानी है। गुरुग्राम में एक ट्रैवल एजेंट के साथ महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से उनके पास काम नहीं था। मजबूरन अब वो पैसे कमाने के लिए सड़क किनारे लोगों को खाना खिला रहे हैं। गुरुग्राम में अभिषेक अग्रवाल ने 13 साल तक ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम किया, लेकिन अब सड़क पर वो हाथ में ये तख्ती लिए तेज धूप में ऐसे ही घंटों खड़े रहते हैं। कोई ग्राहक आता है तो उसे खाना देते हैं। उनका पूरा किचन इसी गाड़ी में है। अभिषेक पिछले साल तक इस पेशे में नहीं थे। बीते साल लॉकडाउन के बाद उनका ट्रैवल का काम बंद हो गया, तो उन्होंने पहले टिफिन सर्विस शुरू की। जब वो भी नहीं चला तो पिछले महीने वो इस गाड़ी में रखकर खाना बेचने लगे। कोविड की वजह से everything was closed, travel and all, no one was willing to travel. But gradually things opened, but फिर से अभी दोबारा स्टार्ट हो गया। अभिषेक के मुताबिक उनके घर में बुजुर्ग माता पिता और पत्नी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। आर्थिक तंगी से जूझने लगे तो उन्हें खाना बनाकर बेचने का आइडिया आया। उनकी एक जानकार रिया सूरी ने उन्हें ये कार देकर मदद की। अब इसी कार में अभिषेक खाना बेचते हैं। हालांकि अभिषेक को पहले खाना बनाना नहीं आता था। मेरे पास कार थी, देन आई थॉट कि ठीक है तुम इस कार को यूज़ कर लो, जैसे यूज़ करना है। इसमें खाना अगर हो सकता है कुछ भी तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। तो बस इतनी सी मैंने हेल्प की। अभिषेक के मुताबिक उनका पिछला काम शुरू हुआ तो उसे भी करेंगे, लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। वो मैं करूँगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। मतलब मेरे को जो पसंद आता काम मैं वही करता हूँ। अब मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब मैं ये नहीं कि मतलब एक वो है, पर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभिषेक को इस तरह सड़क पर खड़ा देखकर कई लोग उनकी मदद के लिए भी आते हैं। मैं इनको डेली देखता हूँ। ये अपना बोर्ड जो अपना एडवर्टाइजमेंट जो डेली करते हैं, तो इनको मैं रोज़ देखता हूँ। तो मैंने देखा यार बड़ा मेहनत कर रहा है बंदा, खाना भाई घर का खाना। तो मैंने कहा यार इनको यहाँ तो कोई रुकता नहीं है, इनको ऐसी पॉइंट बताया जाए जो तरीका से इनका बढ़िया बिजनेस चल जाए। हाँ जी, इसीलिए सर मैं रुका हूँ इनको बताने के लिए। अगर जी हमारा उधर काम भी है और आप कंफर्म अपनी जो खाना वाने का वहाँ अपनी कैंटीन लगाओ।
अभिषेक के यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और महंगी गाड़ियों में आने वाले भी। खास बात यह है कि वो 110 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से न जाने कितने लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अभिषेक भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन उन्होंने हौसला कायम रखा और एक नई शुरुआत की। अब वो अपने पुराने काम से तो प्यार करते ही हैं, उन्हें अपने इस नए काम से भी प्यार है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अभिनेता सोनू सूद जो इस महामारी के दौरान लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए, उन्होंने हमारे खास कार्यक्रम हम लोग में कहा कि फिलहाल वो सियासत में नहीं जा रहे। कहा कि लोगों के लिए अच्छा काम करना जारी है और अगर नेता काम करने लगें तो चुनाव के वक्त रैलियों और सभाओं की जरूरत नहीं है। मुझे बड़े लोग बोलते हैं नगमा कि आप आइए और आपको आना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मेंटली अभी तैयार हूँ। मैं वैसे भी काम कर ही रहा हूँ जो मे बी पॉलिटिक्स में आने के बाद करना पड़े। बट हाँ, सियासत में जो हलचल है वहां पर पंजाब में, वो मुझे कई बार देख के दुख होता है कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो सब एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। ये समय उंगली उठाने का नहीं, काम करने का है। मेरा ये मानना है और हमेशा मानना रहेगा कि आप राजनीति में किसी भी स्तर पर हो, अगर आप काम करते रहें तो ना तो आपको रैलीज की जरूरत है, ना ही आपको उंगली उठाने की जरूरत है। सोनू सूद ने ये भी कहा कि लोगों को वैक्सीन के प्रति आकर्षित करने के लिए खास करके ग्रामीण इलाकों में सरकार को कुछ स्कीम्स शुरू करनी चाहिए, मसलन राशन या पढ़ाई में मदद। इससे ज्यादा लोग वैक्सीन लेने के लिए सामने आएंगे। कुछ ना कुछ स्कीम्स शुरू करने बड़े जरूरी हैं, खासकर जो हमारे ग्रामीण एरिया है, इलाके हैं, उनको लगता है कि यार वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है अगर आप बोलें कि आप एक परिवार अगर वैक्सीन लगाएगा तो उसे 1 महीने का राशन फ्री में दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि कितनी तेजी से वो खुद ब खुद वैक्सीन लगाने आएंगे। अगर आप कुछ एजुकेशन के बारे में बात कर दी कि भैया उनकी हम इतनी फीस 1 महीने की नहीं उठाएंगे तो आप वैक्सीन लगाएंगे, खुद ब खुद लाइनों में लगकर वैक्सीन लगाएंगे। वो एक बहुत बड़ा नंबर है जो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है वैक्सीनेशन के लिए।